स्वागत है पीयूष जी टीवी9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन महाराष्ट्र के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, और बड़ी प्रसन्नता हो रही है फिर एक बार टीवी9 के मंच पर आने पर आपके दर्शकों के साथ मिलकर। और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का जो आपका स्थान है, भारत में जो आपने स्थान बनाया है टीवी9 के लिए, उसके लिए सबसे प्रथम तो मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आभार आपका। पीयूष जी, हमने इस सेशन का नाम रखा है ताऊ ने जिताया भाऊ जिताएंगे। ताऊ ने जिताया मतलब हरियाणा में आप लोगों ने जबरदस्त जीत हासिल की और कोई नहीं कह रहा था, एग्जिट पोल्स में कोई नहीं कह रहा था, और आपके चेहरे की मुस्कान भी बता रही कि जीत कितनी अहम है। लेकिन अब बात भाऊ की जमीन तक आ गई है। मैं देख रहा हूं आप बहुत बिजी हैं, आप सरकार के काम में बिजी हैं और संगठन के काम में भी बिजी हैं। जबरदस्त कैंपेनिंग हो रही है। भाऊ का क्या असेसमेंट है? भाऊ भी जिताएंगे और हमारी लाडली बहना भी जिताएंगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने तेज प्रगति और विकास का मार्ग चुना है, जिस प्रकार से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीड़ा उठाया कि 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा गति से 3 गुना ज्यादा परिणाम इस देश में हमें हासिल करने हैं, उस बीड़ा को लेकर, उस संकल्प को लेकर आज पूरा देश निकल पड़ा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में लोगों के दिल में तो ये बात भी बैठ गई है कि हमसे चूक हो गई कि हम पूरी ताकत के साथ मोदी जी के पीछे लोकसभा चुनाव में खड़े नहीं हो पाए। कुछ लोग गर्मी के कारण, कुछ लोग छुट्टी के कारण, सोमवार का दिन था, गर्मी की छुट्टियां थी, कई लोग गांव गए हुए थे, वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रही और 2 लाख वोट कम थे। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच 2 लाख वोट कम थे। सीटों में आज 11 सीटें तो अकेले भाजपा इतने कम मार्जिन से हारी है कि 20-25 हजार वोट इधर उधर होते हम जीत जाते। पर मैं समझता हूं कि इस बार लोग और ज्यादा अति उत्साह के साथ बाहर निकलेंगे। जो केंद्र सरकार और महायुति की सरकार ने मिलके बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बड़े बड़े निर्णय किए हैं, लोक कल्याण के निर्णय हों, विकास के काम हों, उसके मद्देनजर भारी प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार फिर बनने जा रही है। लेकिन पीयूष जी, जैसा कि हरियाणा का जिक्र हमने किया और हरियाणा में आप लोगों के लिए ना एग्जिट पोल में कुछ अच्छा बताया जा रहा था, ना उसके अलावा जमीन से लोग बता रहे थे और नतीजे चौंकाने वाले रहे। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी इस बार महाविकास आघाड़ी एक बड़ी चुनौती बनाई जा रही है। मानते हैं इसको बड़ी चुनौती? वैसे तो इस आघाड़ी ने 2-2.5 साल महाराष्ट्र में सरकार चलाई और उस समय जो लोगों ने महाराष्ट्र का हाल देखा, ये महाविकास नहीं, ये महाविनाश आघाड़ी है। महाराष्ट्र को पिछड़ा बनाने का काम इस आघाड़ी ने किया, जो कुछ समय के लिए टूटी फूटी सरकार चलाई। और मैं समझता हूं कि जो फिर एक बार महायुति की सरकार आई, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, दादा अजीत दादा पवार के नेतृत्व में, उसने जिस प्रकार से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को फिर पटड़ी पे लाए, लोक कल्याण के बड़े बड़े काम किए, विकास के कामों को गति दी, चाहे वो कोस्टल रोड हो, अटल सेतु का काम हो, जिस प्रकार से मेट्रो में विस्तार हो रहा है, सीमेंट कंक्रीटिंग के प्रोजेक्ट सब रोड्स के चल रहे हैं जिससे बारिश में तकलीफ खत्म हो जाए, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो महाराष्ट्र में वर्षों वर्षों से मुंबई की मांग थी, उसको प्रोजेक्ट्स को शुरुआत करना, एक प्रकार से विकास की लहर फिर एक बार मुंबई और महाराष्ट्र देख रहा है। ऐसे में हमारी लाडली बहनों को 5 किस्तें 1.5 हजार रुपए प्रति माह की मिल चुकी हैं, 7,500 रुपए अभी तक मिल चुके हैं। आने वाले 5 वर्ष में 90,000 रुपए, 2.5 करोड़ हमारी लाडली बहनों को मिलेंगे। मैं समझता हूं हर प्रकार से ये सरकार ने साबित कर दिया है कि वो गरीबों की चिंता करती है,
मध्यम वर्ग की चिंता करती है, विकास की चिंता करती है और साथ ही साथ लोगों के जीवन को सरल बनाना, लोगों के जीवन को और अच्छा बनाने में पूरी तरीके से वचनबद्ध है। आपने 2-2.5 साल का जिक्र किया, थोड़ा और पीछे हो जाते हैं, 4-5 साल की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र ने और देश ने 4-5 साल में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ देखा। पार्टियां टूटी, परिवार टूटे, सिंबल टूटे, कार्यकर्ता बट गए, और यहां तक कि अब ये समझ लीजिए ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई में हम बैठे हैं और कोई मसाला, कोई सस्पेंस थ्रिलर भरपूर एक वेब सीरीज चल रही थी, और लोग कह रहे हैं कि इस वेब सीरीज की डायरेक्टर एक पार्टी थी देश की जो दूर से बैठकर पूरा तमाशा देख रही थी, असली डायरेक्टर तो वही थी। गौरव जी, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां किसी की, एक व्यक्ति की या एक परिवार की तो नहीं होती है। उनका संविधान होता है। संविधान के तहत वो राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा, जनता की सेवा, देश को अच्छी सरकार देने के लिए अपना अपना दावा करते हैं जनता के पास। और शिवसेना तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति में आई है। अब अगर एक परिवार सोचे कि हमारी परिवार ही हमारी पार्टी है, तो वो तो मैं समझता हूं कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो अगर पार्टी तोड़ी है तो उसकी तो पूरी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की है। शरद पवार जी ने राष्ट्रवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस तो हमारे साथ है। 40 से अधिक एमएलए शिवसेना के, 40 से अधिक एमएलए राष्ट्रवादी पार्टी के, जब सब तय करते हैं कि उन्होंने महायुति के साथ ही रहना है, जिसके साथ शिवसेना 1984 से काम कर रही है, तो उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता के लालच में, उनकी खुद की पार्टी ने एक प्रकार से इस युति के साथ छल किया था, सिर्फ सत्ता के लालच में। जब उनके कार्यकर्ता, उनके एमएलए को ध्यान आया कि हिंदुत्व का जो मूल सिद्धांत था उसी को त्याग दिए और कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए उद्धव ठाकरे जी, तब जाके उन्होंने सबने तय किया कि नहीं, महायुति को सक्षम बनाना है, मजबूत बनाना है। तो तोड़ने का इल्जाम अगर किसी पे है तो एक परिवारवाद जो शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने दिखाया, उन्होंने पार्टी तोड़ी है। पार्टी तो पूरी की पूरी महायुति के साथ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी तोड़ी है, वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव असल में यही चुनाव है अस्मिता वर्सेस गद्दारी का। वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा चुनाव इस बात पे तय होगा कि कैसे शिवसेना और एनसीपी को धोखे से तोड़कर महाराष्ट्र के लोगों से गद्दारी की गई। उनके कहने से क्या होता है, मैं पूछना चाहता हूं आपके दर्शकों से भी कि आखिर पार्टी, राजनीतिक पार्टी एक परिवार का व्यक्तिगत साम्राज्य है या पार्टी के लाखों हजारों कार्यकर्ता मिलके एक संविधान तहत पार्टी चलाते हैं? और अगर 40 से अधिक एमएलए 56 में से या 55 में से दोनों पक्षों के आज महायुति में हैं, स्पष्ट दिखाता है कि जनता ने जिनको चुन के भेजा अगर वही असली पार्टी है, तो एक परिवार अपना नाम की वजह से पार्टी छोड़ के जाते हैं तो पार्टी तोड़ने का गुनाह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने किया है। और आज वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। एक छोटा सा सवाल कंफ्यूजन को लेकर भी आता है। जब सामने दो शिवसेना है, दो एनसीपी हैं, तो लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको इसका नुकसान नहीं कोई होगा? कंफ्यूजन नहीं है। धनुष बाण शिवसेना का सिंबल है, वो महायुति में है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस का सिंबल है वो महायुति के साथ है। तो मुझे लगता है जरा भी कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि मैंने अभी बात बॉलीवुड की बात मुंबई की विरोधी एक गाना भी गाते हैं आपके लिए, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है, बीजेपी सहयोगी पार्टियों के लिए हानिकारक है। वो बार बार शिवसेना का एग्जाम्पल देते हैं, बार बार दूसरी पार्टियों का एग्जाम्पल देते हैं, और वो कहते हैं कि पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, महाराष्ट्र में शिवसेना को देख लीजिए। नहीं, क्या देखने की क्या बात है। हम तो एक ऐसी पार्टी है जो हमारे सहयोगियों को और ताकत देते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। 2014 में हमारे पास स्पष्ट बहुमत थी जी पूरी स्पष्ट बहुमत सिर्फ बीजेपी अकेले की जी थी। जी
पर हम लड़े थे एनडीए के नाते। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार क्या बनाई? एनडीए की सरकार बनाई। शिवसेना के प्रतिनिधि उसमें मंत्री थे, आनंद गीते जी। जी। हमारे जितने सहयोगी दल हैं, जेडीयू तब शुरुआत में नहीं था, चिराग पासवान जी हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, ये सब 2014 से मंत्री हैं, जबकि हमारी स्पष्ट बहुमत थी। 2019 में फिर स्पष्ट बहुमत आई, 303 सांसद आए, फिर भी मोदी जी ने अपने साथियों का दामन नहीं छोड़ा, एनडीए की सरकार बनाई। फिर चिराग पासवान जी की पार्टी के मंत्री थे, रामविलास पासवान जी, फिर शिवसेना के मंत्री हमारे साथ थे। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दोस्तों का दामन साथ रखती है, दोस्तों का दामन थामती है तो पूरी दोस्ती निभाती है। जबकि उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ लड़के जीते थे, जो 56 सीटें 55 जीते हैं, वो हमारे साथ युति में लड़के जीते थे। हमने हमारे पार्टी में बहुत डिमांड थी कि हम अकेले लड़ें, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार महाराष्ट्र में भी बन सके, लेकिन हमारा उनके साथ युति थी, युति का सम्मान किया, उनको सीटें छोड़ी, डिस्प्रोपोर्शनेट सीटें छोड़ी, जिससे उनकी 56 एमएलए जीत के आए। और फिर उन्होंने एक नया एंगल दे दिया कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अब हमारी पार्टी ऐसे दबाव में या किसी के धमकी में कि मैं पार्टी का समर्थन विड्रॉ कर दूंगा जिससे आपकी सरकार नहीं बने, ऐसे तो कभी सरकार कमजोरी से कभी नहीं बनाती है। ओके। और उन्होंने जाके कांग्रेस की गोद में, शरद पवार की गोद में बैठ गए, इससे ज्यादा शर्मनाक हिंदुत्व के लिए कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप, विचारधारा की बात कर रहे हैं, कल को अगर वो कोई सिचुएशन बनती है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है पीयूष जी, और आपकी मुस्कान बता रहे हैं कि आप मेरा सवाल समझ रहे हैं, कल को अगर वही पुराना दोस्त वापस आता है, महायुति में आता है, कोई संभावना बनती है? हम तो आज में जीने वाले लोग हैं। हम बड़ी ताकत के साथ हमारे मित्र पक्ष, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना हो, चाहे वो अजीत दादा पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, चाहे रामदास आठवले जी के नेतृत्व में आरपीआई आठवले ग्रुप हो, और अन्य कुछ पार्टियों के साथ हम पूरी ताकत के साथ ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और जीतकर महायुति की सरकार आएगी, बाकी चीजें व्यर्थ हैं। तो महायुति में जब आप कह रहे हैं जीत के महायुति की सरकार आएगी, तो ये सवाल तो सबसे लाजमी है कि फिर सीएम कौन होगा महायुति का? कौन सा? हमारी पार्टी में इसकी कोई लड़ाई नहीं है, उपयुक्त समय पे आपको सीएम बता दिया जाएगा। हम महाराष्ट्र, ये एमवीए, ये विनाश अघाड़ी, जो भी इनका पता नहीं, नाम भी अलग अलग हैं, किधर इंडिया भी बोलते हैं अपने आप को, इंडिया अलायंस, और ये वो, मुझे लगता है कि उनके आपसी झगड़े इतने आजकल दिख रहे हैं कि वो पहले उन झगड़ों में उलझे हुए हैं। हम एक पूरी ताकत के साथ मिलके, हमारी सीट शेयरिंग एकदम परफेक्टली स्मूथली हुई है, और उस ताकत के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल इसलिए है पीयूष जी, क्योंकि आप सरकार में हैं, आपके पास एक सीएम हैं जिनके 2 साल के करीब के कामकाज को आप लेकर जा भी रहे हैं, और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हम चुनाव के उनके नेतृत्व में आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, एकदम बहुत जोरदार चुनाव लड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में। देवेंद्र जी, अजीत दादा, एकनाथ जी सब मिलके एक फैमिली की तरह काम कर। और यही उनकी पार्टी वाले कह भी रहे हैं कि जब उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं तो फिर वही सीएम है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं। उपयुक्त समय पे ये चीजें सब आपके सामने आ जाएंगी। आज तीनों पार्टी, बाकी अन्य पार्टी के मित्रता के साथ, तीनों एक भाईचारे के साथ लड़ रहे हैं। मुझे लगता है बार बार आप कितनी भी बार ये पूछेंगे, आई एम श्योर देवेंद्र जी को भी पूछा होगा। बिल्कुल पूछा। ये प्रश्न, ये आज का प्रश्न नहीं है। आज तो हमें हर एमएलए को जिताना है और ऐसी प्रचंड विजय लेनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में भी आए और जनता की सेवा करे। तो महायुति का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास। एक विकास का मुद्दा महायुति के लिए और है, सवाल है जिसे पूछा जा रहा है, धारावी का विकास, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
क्या आप चाहते हैं कि उद्धव आप क्या चाहते हैं? मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप चाहते हैं कि गरीब लोगों को अपना पक्का घर नहीं मिलना चाहिए? सर मैं कुछ नहीं चाह रहा। आपके विपक्षी जो बयानों के ऊपर आप ये सवाल पूछ रहे हो, मुझे लगता है कि आज हर गरीब को एक अच्छा पक्का मकान मिले, जहां वो रहते हैं वहीं पर उनका पुनर्वास हो, अच्छा घर मिले। जितने लोगों को हम इस दर्दनीय हालत में देखते हैं, और मैं तो स्वयं सायन में पैदा हुआ हूं, धारावी के एकदम निकट। मेरा बचपन से सपना रहा है कि धारावी का पुनर्वास हो, और मुझे तो बड़ा आनंद है कि धारावी का पुनर्वास हमारे आंख के सामने दिखता है। हर गरीब को एक पक्का घर मिले, और धारावी का मॉडल फिर पूरे देश में ये सुनिश्चित कर देगा कि अगर धारावी रिडेवलप हो सकता है, जो एशिया के सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, जहां लोग वर्षों से बड़े तकलीफों को सहन कर रहे हैं, अगर हमने उसका मॉडल सक्सेसफुल कर दिया तो मेरा पूरा विश्वास है कि देश में कोई व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, इस तरीके से रहने के लिए मजबूर नहीं होगा, और हर एक को एक पक्का मकान मिलेगा। पीयूष जी, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उद्धव मैं ठाकरे सरकार में आते उद्धव ही इस ठाकरे प्रोजेक्ट को जी, कैंसिल कर दूंगा और मुंबई को अदानी सिटी नहीं बनने दूंगा। उससे उन्होंने जितने झोपड़पट्टी के वोट है मुंबई और अन्य शहरों में, वो सबको एक साथ उन्होंने उनका अपमान किया है। और उन सब वोटर्स को मैं अपील करता हूं कि सब में उद्धव ठाकरे जी, ये कांग्रेस और शरद पवार जी का जो ये महाविनाश आघाड़ी है, इसके खिलाफ वोट देना चाहिए, इनको हराना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप गरीबी में रहें, वो चाहते हैं कि आप इस दलदल में बने रहें। और मैंने देखा है मेरी माँ को कैंपेन करते हुए एंटॉप हिल में, धारावी में, और वो हर वक्त कहती थी कि हमें इन सबको एक अच्छा जीवन देने का कोशिश करना चाहिए। कोई पसंद नहीं करता है झोपड़पट्टी में रहने, कोई पसंद नहीं करता है इस बुरे हाल में रहने में। सबको इच्छा होती है कि उनके बच्चों का एक अच्छा घर बने, और हम कमिट करते हैं कि मुंबई में एक भी परिवार झोपड़पट्टी में नहीं रहेगा, सभी का अपना पक्का घर होगा, और अपने एक अच्छे घर में अपने बच्चों की परवरिश कर पाएंगे। तो कोई टाइमलाइन दे सकते हैं आप इसकी, कब तक ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है? ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमने उसको गति देने का काम किया। मेरे यहाँ देवीपाड़ा करके एक जगह है, वहां पे उद्धव ठाकरे जी की सरकार जब से आई, वहां पे ठप पड़ा था स्लम रीडेवलपमेंट का काम, 5 साल से ठप पड़ा था। फिर एक बार हमारी महायुति की सरकार आने के बाद हमने चेंज किया डेवलपर। सभी झोपड़पट्टी वाले जो दल दर भटक रहे थे, उन्होंने झोपड़पट्टी खाली कर दी थी, किराया भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि महाविनाश अघाड़ी के लोगों ने इस पे कभी चिंता ही नहीं करी। हमने उनको 5 साल का बकाया किराया भी दिलाया, 3-3, 3.5 लाख रुपए जो 5 साल का किराया था, 650 परिवारों को दिलवाया, और अब उनके पक्का घर बनने का काम शुरू हो गया। दहीसर में 1,500 गरीबों को जो झोपड़पट्टी में रहते थे, उनको मैंने कार्यक्रम करके उनको अपने पक्के घर की, एक बढ़िया घर की चाबी दिलवाई। क्या बात। कल मैंने एक बहुत बड़े उद्योगपति को, टाटा सन्स के जो अभी नवनिर्वाचित चेयरमैन बने हैं टाटा जी जी ट्रस्ट के जी, उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भी झोपड़पट्टी के जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स है उसमें उनको एक अच्छा पक्का घर मिले, उसके लिए आप जैसे बड़े समूह को सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम जरूर अवश्य मुंबई को सबको एक अच्छा घर दिलवाने के सपने में हम भी कुछ काम कर सके तो हम भी कोशिश करेंगे उसमें जुड़ने की। तो अच्छे अच्छे लोग सामने आ रहे हैं, और मेरा विश्वास है टीवी 9 जैसे अच्छे चैनल लोगों को इस प्रकार के विवादित बयान जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस करती है उसको बढ़ावा देने से बचेंगे, और झोपड़पट्टी वालों का उत्साह बढ़ाएंगे कि उनका पक्का घर का सपना पूरा करने के लिए वो महायुति के कैंडिडेट्स को जिताएं। सर लेकिन आपने अभी बड़े कारोबारियों की बात की, हम देश की आर्थिक राजधानी में बैठे हुए हैं, बड़े कारोबारियों की बात होती है तो राहुल गांधी आप लोगों पर हमलावर हो जाते हैं, वो फिर आपका नाम उन्हीं से नाम जोड़ने लगते हैं। लेता है भाई साहब, सर विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में। अरे वो तो मजाक का विषय बने हुए हैं, इनके इस प्रकार के बयानों की वजह से अभी वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके 99 सीट में निपट गए। और मुझे लगता है कि जब से
उन्होंने इस प्रकार के विवादित बयान किए हैं तो आपने देख लिया हरियाणा के लोगों की आंख खुली कि किस प्रकार के नेता के पीछे वो गलती से पड़ गए थे और आपने हरियाणा का परिणाम देख लिया। नहीं, आप कह मुझे रहे हैं लगता है कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने आना चाहिए और इस प्रकार के बयान करने चाहिए तो शायद हमारी और 25, 30, 40 सीटें बढ़ जाएंगी। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 99 पे निपट गए, वो कह रहे हैं कि हमने इनको रोक दिया, हमने इनको 400 पार नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है। एक मजबूत सरकार देश की विकास यात्रा को अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लिए तेजी से और मेहनत से काम कर रही है। तीसरी टर्म में 3 गुना परिणाम देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के लोग विकास चाहते हैं, भारत के लोग प्रगति चाहते हैं, भारत के लोग इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी पेश करते हैं, जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति इनके मन में रहती है, इनके दिल में रहती है, उसका मुंह तोड़ जवाब मुंबई और महाराष्ट्र की जनता और झारखंड की जनता उनको देगी। बहुत अच्छी बात है, विकास पे बहुत बात होनी चाहिए। लेकिन अभी देवेंद्र फडणवीस यहीं पर थे आपसे पहले और उन्होंने वोट जिहाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में वोट जिहाद हुआ महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ और विधानसभा चुनाव में हम वो नहीं होने देंगे। विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं कि जैसे ही चुनाव आता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम और हेट की पॉलिटिक्स करने लगती है। ऐसा है कि मैं अभी अभी एक वीडियो देख रहा था, शायद 3 दिन पहले आया है, आप में से भी कुछ लोगों ने देखा होगा, जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि अरे मोदी जी ने बड़ी अच्छी सरकार चलाई है, मोदी जी ने ढेर सारे काम योजनाएं दी, काम किए। कह रहे हैं मेरे परिवार को भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है, स्वयं एक व्यक्ति कह रहे, लेकिन मैं वोट तो मोदी जी को नहीं दूंगा धर्म के आधार पे। अब इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति हमने कई जगह पे देखी। आपने मालेगांव का धुले सीट है, 6 असेंबली सेगमेंट है, 5 में महायुति के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए थे और एक सीट पे लगभग 90% से ज्यादा वोट हमारे खिलाफ गए। अब वहां पे काम उतना ही हुआ था, वहां पे विकास के कार्य भी हुए, वहां लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मुफ्त में घर मिले, वहां लोगों को आयुष्मान भारत में मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिली है, वहां पे लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत। कोविड के तहत कोविड के दिनों में 28 महीने 2 गुना अनाज मिला है। वहाँ के लोगों का कौशल विकास हो रहा है, वहाँ के लोगों को कोविड के समय आर्थिक सहायता मिली, वहाँ पे हमारे युवा युवतियों को स्टार्टअप का लाभ मिल रहा है। लेकिन अगर धर्म की राजनीति की जाएगी, अगर अपीसमेंट तुष्टीकरण की राजनीति की जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि देश हित में नहीं है। और इस प्रकार से जो बहकावा कराया गया और समाज को बांटने की कोशिश की कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने और उद्धव ठाकरे जी ने, उसके खिलाफ आज कई लोगों की आंखें खुल गई हैं और अब कई लोग समझ गए कि ये इनकी राजनीति तो महाराष्ट्र को बहुत ही कमजोर बना देगी। जब से एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई है, फिर महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास हो रहा है, टोयोटा इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, एफडीआई में फिर हम नंबर 1 हो गए हैं देश में। महाराष्ट्र ने फिर वापस नंबर 1 स्थान ग्रहण कर लिया एकनाथ शिंदे जी की सरकार आने का। तो मुझे लगता है कि लोगों को ध्यान आ गया कि तुष्टीकरण की राजनीति जिसमें लोगों को बहकावे में डाला गया था, वो कदापि महाराष्ट्र की जनता अब ये गलती वापस नहीं। लेकिन पीयूष जी, बटोगे तो कटोगे तो आप ही के नेता बोल रहे हैं और उस पर संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलेगा, महाराष्ट्र में ना कोई बट रहा है ना कोई कट रहा है। हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है और ना कोई समाज का कोई वर्ग बटने वाला है। सारे समाज को साथ लेकर हम विकास की राजनीति में भी विश्वास रखते हैं, लोक कल्याण की जन विश्वास पाने की राजनीति में विश्वास रखते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई अठावले ग्रुप और हमारे अन्य मित्र पक्ष के साथ है और हम प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार जो मोदी जी के विकास यात्रा में, मोदी जी के
संकल्प में, भारत को एक विकसित भारत बनाने के संकल्प में साथ में सम्मिलित होगी। तुष्टीकरण और एक सरनेम की राजनीति से परे हटकर विकास की राजनीति पे हम महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के लिए। बहुत शुक्रिया।